हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर अकेडमी वेलकम्स यू। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। किसका? बैंकिंग का। बैंकिंग का चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बाउंस ऑफ चेक। तो ये चेक बाउंस होने से क्या होता है, बाउंस कब कब होता है, कब कब नहीं होता है ना, इसके बारे में हम आज पूरा जानेंगे। तो ये बाउंस ऑफ चेक जानने के पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि ये है कहां से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को 1881 1881 में इसको बनाया गया है ना। इंग्लिश गवर्नमेंट के समय में इसको बनाया गया। उसके बाद 1987 में इसमें 5 सेक्शन रिवाइज करके और डाले गए, 138 से 142। तब तक कितने थे? 137 तक थे। तो ये जो 138 से 142 डाला गया, ये था बाउंस ऑफ चेक के लिए, क्योंकि उस समय तक के चेक को कोई ध्यान नहीं देता था होता। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते थे और जब बोलते थे कि हम आपको चेक दे दें क्या, तो बोलता था नहीं, 2 दिन के बाद पैसे दे देना, पर चेक मत दो। क्योंकि उनको ये लगता था कि ये चेक दिया, उसके बाद हमारा एक आदमी बैंक में जाएगा, कुछ घंटे वेट करेगा, उसके बाद उसको ये मालूम चलेगा कि खाते में बैलेंस नहीं है, तो फिर वापस आएगा, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, उनसे कांटेक्ट करूंगा। इसके लिए वो चेक जल्दी से लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि चेक के ऊपर फेथ नहीं था। तो इसके ऊपर एक डर बिठाने के लिए कि जो भी चेक काट रहा है उसको कुछ भी गलती होने पर उसको सजा हो सकती है, इस सजा का प्रावधान किया गया 138 से 142 तक। कि ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस, मतलब गैर जमानती अपराध माना गया इसको। यानी अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है तो आपको बराबर कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके उसकी जमानत देनी होगी। यदि जज को ऐसा लगा कि आपका इंटेंशन खराब है तो हो सकता है कि वो जमानत भी ना दे और आपको अंदर कर दे। ठीक, तो यह 138 जो है ये बाउंस ऑफ चेक के लिए बनाया गया। पर हम चेक में जाने के पहले थोड़ा सा हम ये जान ले कि ये 1881 में जो अंग्रेज सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया था, ये किस लिए बनाया था। ये इसलिए बनाया था, इसके पीछे 2 कारण थे। एक कि जो मार्केट में कैश मोबिलाइज हो रहा है वो अगर बैंक में आ जाए तो वह बैंक में डिपॉजिट होगा, और बैंक में जो डिपॉजिट पैसा होगा उसके अगेंस्ट में बैंक लोन दे करके उसमें नेशन का भी उद्धार कर सकती है और लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज खुलेंगे और उस बैंक को भी फायदा होगा और उस समय के गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। इस प्रकार से उन्होंने जो 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लाए, पहला था प्रॉमिसरी नोट। ये एक प्रॉमिसरी नोट ऐसा नोट होता है कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करके लिखता है कि आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज फॉर सपोज 10,000 आफ्टर 30 days ऑन दिस डेट ऑन दिस प्लेस। इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रहती। इसमें एक व्यक्ति होता है प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, दूसरा व्यक्ति होता है प्रॉमिसी जो प्रॉमिस लेता है, और तीसरा व्यक्ति होता है पेई जो प्राप्त करता है पैसे को। ये जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही पेई हो, वह उसको पास ऑन कर सकता है, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जितने दिन तक के लिए वो लिखा गया है उतने दिन तक के उसको दूसरे व्यक्ति को नेगोशिएट किया जा सकता है प्रॉमिसरी नोट के पीछे में लिख करके। तो ये प्रॉमिसरी नोट, इसमें 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डर और बेयरर। जो मैंने आपको अभी बताया ये ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट था। बेयरर प्रॉमिसरी नोट केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकती है ना, उसके गवर्नर के सिग्नेचर पे होता है। मतलब क्या है, आपके पास जो करेंसी नोट होता है यह बेयरर प्रॉमिसरी नोट है। आप कभी भी करेंसी में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ रुपीज 500, ऐसा करके लिखा रहता है उसमें। तो दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट गिवन बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। वो ये साबित करता है कि इसका मूल्य 500 रुपए के बराबर है आज की डेट में। तो ये बेयरर और ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट आप जान गए। इसमें 3 पार्टीज होते हैं, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, पेई। अब इसके बाद होता है बिल एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक पार्टी लिखती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। सपोज मैंने किसी से सामान खरीदा है तो वह व्यक्ति मेरे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज देगा, बोलेगा कि यू विल पे मी a sum of rupees 1 lakh after 30 days or 60 days on this date on this place करके वो मेरे पास उस बिल ऑफ एक्सचेंज को भेजेगा। मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और उसको भेज दूंगा, और इस
30 या 60 डेज के बीच में इसको वो किसी को भी नेगोशिएट कर सकता है, चाहे बैंक को करे या किसी पार्टी को करे। ठीक, तो ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें भी 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉअर जिसने ड्रॉ किया, ड्रॉई यानी मैं जिसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, जिसको एक्सेप्टर बोल सकते हो, और पेई। पेई जो है वो ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है अगर उसने उसको पास ऑन किया है। अब हम आते हैं चेक पे। तो इसमें आपको थोड़े सेक्शंस बता दूं। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन है सेक्शन 4 और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन है सेक्शन 5 और चेक का सेक्शन है सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब देखिए चेक में भी 3 होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। तो ड्रॉअर कौन होता है? अकाउंट होल्डर। सपोज मैंने अकाउंट खोला है और मेरे खाते में पैसा है और मैं चेक ड्रॉ कर रहा हूं किसी के ऊपर, तो ड्रॉअर कौन हुआ? मैं हुआ, अकाउंट होल्डर हुआ ड्रॉअर। और ड्रॉई कौन होगा? बैंक, क्योंकि मेरा पैसा बैंक में जमा है। पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगी, तो बैंक हो गई ड्रॉई। और पे जो उस पैसे को प्राप्त करेगा, प्राप्तकर्ता को बोलते हैं पे। तो ये 3 पार्टीज हुए। अब कितने टाइप के चेक होते हैं? पहला होता है बेयरर चेक। तो बेयरर चेक में क्या रहता है कि आप केवल उसमें पे टू मिस्टर सो एंड बेयरर लिख दिया आपने, अ सम ऑफ ₹10,000 करके दस्तखत कर दिया। तो वो बेयरर चेक का मतलब ये हुआ कि मिस्टर सो एंड सो जो भी रहेगा उसको वो लेकर जाए बैंक में, या उसके बदले में कोई तीसरा व्यक्ति लेकर जाए बैंक में, तो वह जाकर के बोलेगा कि मुझे ये पेमेंट चाहिए। तो बैंक वाला पूछेगा आपका नाम क्या है, तो नाम पीछे दस्तखत लगाइए। वो ये नहीं पूछेगा कि इस नाम के आप व्यक्ति तो है नहीं, तो आपको कैसे पेमेंट दूं, क्योंकि उसने साफ साफ मैंडेट दिया है कि इस व्यक्ति को, या फिर बेयरर मतलब जो चेक को धारण किए हुआ है, उसको आप इसका पेमेंट करिए। तो ये बेयरर चेक जस्ट लाइक अ कैश होता है। ठीक, तो इसीलिए बेयरर चेक इशू करने के लिए मना किया जाता है बैंक के द्वारा कि आप हो सके तो ऑर्डर चेक दीजिए। तो ऑर्डर चेक में क्या होता है, अगर मैंने लिख दिया पे टू मिस्टर XYZ और ऑर्डर, अब मिस्टर XYZ अगर जा रहे हैं बैंक में तो उससे पूछेगा कि आपका नाम XYZ है, तो बोलेगा हाँ, तो बोले प्रूफ दिखाइए। तो आइदर उसको कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखानी होगी जिसके द्वारा ये प्रूफ हो कि वह व्यक्ति XYZ है, तो फिर वो बैंक उसको पेमेंट करती है, क्योंकि बैंक को ये ऑर्डर दिया गया है, मैंडेट दिया गया है कि उस व्यक्ति को या उसके ऑर्डर पे किसी और को दिया जाए। इसीलिए बैंक पेई को चेक करती है कि जो पेमेंट ले रहा है वही बराबर वह व्यक्ति है कि नहीं। ये दूसरे टाइप का चेक हुआ ऑर्डर। तीसरा होता है क्रॉस चेक। तो देखिए कि लेफ्ट साइड में ऊपर में चेक में थोड़ा सा खाली जगह होता है, तो एक क्रॉस पैरेलल लाइन खींची जाती है। जो क्रॉस पैरेलल लाइन खींची जाती है उसका मतलब होता है क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग का मतलब होता है द पेमेंट ऑफ द चेक कैन नॉट बी मेड थ्रू द काउंटर, इट विल बी प्रोसेस थ्रू द अकाउंट। यह काउंटर में जाकर के इसका पेमेंट नहीं लिया जा सकता, ये अकाउंट के थ्रू प्रोसेस होगा। मतलब उस चेक को जो भी व्यक्ति लेके जा रहा है उसको अपने खाते में डालना होगा और अपने खाते से अपना चेक या विड्रॉल फॉर्म लेकर के उसका पेमेंट लेना होगा। तो ये हुआ क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में एक फायदा होता है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे पेमेंट नहीं मिला, और विशेष करके अगर अकाउंट पे ही डाल दिया गया है तो उसको और पर्टिकुलराइज कर दिया गया है कि जो प्राप्त करता है इसी के खाते में जाए। तो उस समय में वह कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मुझको पेमेंट आपसे नहीं मिला या मुझसे चेक गुम गया था, किसी दूसरे ने पा गया, ये कभी भी नहीं बोल सकेगा। इसके बाद चौथा टाइप का चेक होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब होता है कि कोई पेमेंट लेने आया, मेरे पास अभी खाते में पैसा नहीं है, तो मैं बोला ठीक है 10-15 दिन में मेरे पास आ जाएगा पैसा, ये 15 दिन बाद का मैं आपको चेक काट के दे रहा हूं। तो आज से जो मैंने 15 दिन के बाद का चेक काट के दिया, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। फिर उसके बाद होता है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक जैसे मैंने आपको चेक दिया है ना 10,000 रुपए का, और आज का डेट डाल दिया, परंतु आप बैंक में 2-3 दिन के बाद गए तो चेक में डेट पड़ा था आज का, परंतु आप 2-3 दिन के बाद जा रहे हैं तो वह चेक एंटी डेटेड होगा, परंतु वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि चेक की एक सीमा होती है, 3 महीने की सीमा होती है। 3 महीने तक के बैंकर आपको नहीं लौटाएगा, वह पेमेंट करेगा। पर उस टाइप के चेक को क्या कहा जाता है? एंटी डेटेड चेक। और आखिरी होता है स्टेल चेक। स्टेल चेक यानी बासी हो गया। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि चेक की सीमा होती है 3 महीने की। यदि मैंने किसी को चेक दिया और वो 3 महीने के बाद
यानी 90 दिन के बाद 95 दिन में बैंक में अगर पहुंच के बोलता है कि मुझे इसका पेमेंट चाहिए, तो बैंकर हाथ जोड़ देगा, बोलेगा नहीं, मैं इसका पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसका समय बीत चुका है, ये अब चेक आपके लिए बासी हो गया है, आप जाइए फिर से ड्रॉअर से, अकाउंट होल्डर से नया चेक लेकर आइए, फिर मैं उसका पेमेंट कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से आपने सभी चेक के बारे में जाना। अब हम आते हैं बाउंस ऑफ चेक यानी सेक्शन 138 कि कोई भी व्यक्ति किसी चेक को अगर अनादर करता है या बैंक के द्वारा वो बोल दिया जाता है कि भाई ये चेक वापस कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कारणों में ये 4 कारण ही होते हैं जो कि सेक्शन 138 लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते। जैसे सेल्फ चेक के ऊपर नहीं लगता। यदि आप किसी को चैरिटी के रूप में दान दे रहे हैं, तो दान जो दिया हुआ चेक है अगर वो बाउंस हो जाता है तो उस पर सेक्शन 138 नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि जब तक के 2 व्यक्तियों के बीच में प्रतिफल नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वह एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसीलिए जो चैरिटी में दिया हुआ चेक भी जो रहता है वो इनवैलिड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे बैंक में पहुंच जाता है पेमेंट लेने के लिए, तो वो लिख के दे देता है नॉट ड्रॉन ऑन अस, हमारे ऊपर इसको जारी नहीं किया गया है। उस समय ये नहीं सोचना है आपको कि चेक बाउंस हो गया, भाई तुम बराबर बैंक में गई नहीं तो आपको पेमेंट नहीं मिला। इसके अलावा भी रहता है कुछ कारण कि जैसे कोई चेक आपने डाला है और आपने चेक काट दिया, परंतु वो चेक आएगा दूसरे दिन, तो वो ये लिख के दे देता है इफेक्ट इज नॉट क्लियर, प्लीज प्रेजेंट अगेन, कि अभी असर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कल फिर लेकर आइए। फिर वो बता भी देता है कि इनका चेक लगा हुआ है, कल आ जाएगा पेमेंट, फिर ये आपको पेमेंट मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो चेक रिटर्न किए जाते हैं इसके ऊपर सेक्शन 138 नहीं लगता है। पर ये 4 कारणों में आपको सेक्शन 138 लगता है जब चेक बाउंस होता है। उसमें पहला है इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर मैंने 10,000 चेक अगर किसी को काट के दिया और मेरे खाते में 5,000 रुपए है, तो क्या हो गया? वो इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया, तो वो मुझ पर सेक्शन 138 लगा सकता है। अब दूसरा रीजन रहता है लिमिट एक्सीड। क्या होता है कि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट में बैंक के द्वारा ग्राहक को कुछ लिमिट दिया जाता है। सपोज 5 लाख रुपए का एक लिमिट दिया गया है बैंक के द्वारा और वो 4,85,000 रुपए तक का चेक काट चुका है और उतना बैलेंस खाली हो गया है। अब अगर वह 25,000 का और चेक काटेगा तो जो 5 लाख का लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख तक ही उसको काटना है। उसके ऊपर यदि वो काटता है चेक तो वह अनादर कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। क्या लिख करके? द लिमिट एक्सीड्स। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि बैलेंस इनसफिशिएंट है। तो जब बैलेंस इनसफिशिएंट है और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है तो ऑब्वियसली वो सेक्शन 138 उसके ऊपर लग जाएगा। और स्टॉप पेमेंट, अब कई लोग ये होशियारी करते हैं। ये लोग क्या होशियारी करते हैं कि आपको चेक काट दिया, 1 लाख रुपए का चेक काट दिया, अब खाते में तो पैसा है नहीं, तो उसने होशियारी लगाई कि ये तो चेक जिस दिन लगेगा उसके 2 दिन पहले जाकर के ना मैं इसको स्टॉप पेमेंट लगा दूंगा, तो जैसे ही वो पहुंचेगा तो वो बता देगा कि भाई आपके चेक में स्टॉप पेमेंट लगा है, हम आपका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चतुराई हुई जो कि फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चेक का स्टॉप पेमेंट करते हो तो आपको सफिशिएंट बैलेंस उसमें रखना पड़ता है। सपोज अगर 1 लाख का चेक काटा गया है तो कम से कम 1 लाख के ऊपर 1, 2,000, 3,000 आपके खाते में बैलेंस रहना चाहिए, अन्यथा वो स्टॉप पेमेंट जो रहेगा वो इनसफिशिएंट बैलेंस में आ जाएगा और सेक्शन 138 लग जाएगा। तो इसीलिए कीपिंग विदाउट सफिशिएंट बैलेंस अगर आप स्टॉप पेमेंट करते हो तो सेक्शन 138 लगता है। और ये चौथा भी है, ये भी एक होशियारी है कि आपने काट दिया, 5 लाख का चेक काट दिया किसी को, अब आपके खाते में पैसा ना है ना आने वाला है, तो आपने दिमाग लगाया कि मैं ना खाते को बंद कर देता हूं, बंद कर दूंगा तो सामने वाला जब जाएगा बैंक में और बोलेगा कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक वाला बोल देगा इसके अकाउंट तो यहाँ है नहीं, तो मैं बच जाऊंगा। ऐसा नहीं। देखिए, अकाउंट अगर क्लोज किया है आपने तो आपको जितने भी चेक उसमें काटे हैं आपने उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। यदि आपने सेटलमेंट बिना किए चेक्स का अकाउंट को क्लोज किया तो ये सेक्शन 138 उसको पकड़ लेगा
और फिर आपको 138 कैसे लगता है अब ये भी बता दो कि जैसे ही चेक बाउंस होता है और उसके ऊपर एक स्लिप मिल जाती है बैंकर की कि चेक इनसफिशिएंट बैलेंस है या ये चारों में से कोई भी रीजन लिख के आपको दे दिया गया है, उस स्थिति में आप एक कोर्ट से नोटिस भेजते हैं वकील के थ्रू उस व्यक्ति को कि अगर आप इसका पेमेंट विद इन 15 डेज नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन 138 ऑटोमेटिक लग जाएगा और फिर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। तो ये 15 डेज का एक ग्रेस पीरियड दिया गया है जो भी चेक को बाउंस करता है उसके लिए। चलिए अब हम आते हैं उन बातों के बारे में कि चेक तो बाउंस हो रहा है परंतु चेक बाउंस होने के बाद भी उसको बाउंस के रूप में नहीं माना जाता, अर्थात जिसने बाउंस किया है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको भी जानना जरूरी है, इसको जनरली लोग नहीं जानते हैं। देखिए इसमें भी 4 रीजन है। पहला है कि अगर एक माइनर ने चेक इशू किया है, सपोज एक लड़का है 17 साल का, टीवी खरीदने के लिए गया, उसको टीवी पसंद आया, 50,000 का टीवी खरीदा और एक 17 साल का बच्चा 16 साल के जब आप होते हैं तो आपको चेक मिल जाता है, चेक बुक मिल जाता है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। अब उसने 17 साल का है, उसने उठा के चेक काट दिया और वो टीवी को उठा के घर ले आया। अब दूसरे दिन वो जब बैंक में जा रहा है तो देखा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, तो अब वो सेक्शन 138 उसके ऊपर नहीं लगा सकता क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है एक माइनर के साथ किया, 18 साल से कम लड़के के साथ किया है। तो वाई कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर विथ वाइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही वह इनवैलिड होता है। वाइड मतलब होता है इनवैलिड, एब इनिशियो मतलब शुरू से ही वह इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए किसी भी माइनर के द्वारा अगर चेक इशू किया गया है और उसको बाउंस हो जाता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं लगता है। और दूसरा रहता है चेक इशूड बाय एन इनसेन पर्सन, एक पागल व्यक्ति के द्वारा अगर कोई चेक इशू किया गया। सपोज एक व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति में था और उसके खाते में पहले वो बिजनेस करता था और उसके वो चेक इशू किया करता था, तो वो चेक बुक उसके पास रह गया और वो अचानक पागल हो गया। तो पागल होने के बाद अब वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड पर्सन नहीं है। अगर वो इसी पागल वाली स्थिति में आकर के किसी को चेक काट देता है और वो अगर बाउंस हो जाता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सेक्शन 138 नहीं लग पाएगा क्योंकि वो मेडिकली इनसेन है। तो तीसरा कारण होता है कि अगर एक इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया व्यक्ति अगर किसी को चेक इश्यू करे तो वो अगर बाउंस होता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती। अब ये बोलेंगे आप क्यों नहीं होती, क्योंकि जब भी दिवालिया होता है कोई व्यक्ति तो दिवालिया होने के बाद, क्योंकि वह ऑफिशियली दिवालिया हुआ है, सरकार के द्वारा दिवालिया किया गया है, इसीलिए वह उस दिवालिया होने के बाद 3 साल तक किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उससे 3 साल के भीतर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह व्यक्ति फंसेगा, वो दिवालिया व्यक्ति नहीं फंसेगा क्योंकि वह कानूनी अवैध घोषित कर दिया गया है। अगर उसके पास पुराना चेक वेक हो तो वह अगर उसने सबमिट नहीं किया और अगर किसी को दे दिया तो वह और बाउंस हो गया तो वह किसी भी प्रकार से उसके ऊपर सेक्शन 138 नहीं लगाया जा सकता। अब चौथा केस होता है डिसीज्ड अकाउंट, मतलब मृतक का खाता। सपोज एक व्यक्ति आपको पैसा देना चाहता है तो उसने बोला कि मेरे खाते में अभी पैसा नहीं है पर 7 दिन के बाद पैसा आ जाएगा, तो मैं 7 दिन के बाद का एक चेक आपको काट के दे रहा हूं, ये लीजिए 5 लाख रुपए का चेक। अब जिस दिन उसको 7 दिन तक जाना था, 7 दिन के बाद जाना था, परंतु 3-4 दिन के बाद ही उसको हार्ट अटैक आया, वो खत्म हो गया। अब उसके खाते में वह पैसा भी नहीं डाल पाया और वो एक उसका अकाउंट, जैसे ही बैंक को खबर मिलता है कि वह व्यक्ति मृतक हो गया है तो उसका खाता क्या हो जाता है, डिसीज्ड अकाउंट हो जाता है, मृतक का खाता हो जाता है। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लीगल ईयर्स की तरफ रहती है, मतलब जो उसके कानूनन उत्तराधिकारी हैं उनके तरफ होती है, न कि किसी और कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। तो अगर उस समय उसका चेक बाउंस होता है तो सेक्शन 138 नहीं लग पाएगा क्योंकि एक मृतक के ऊपर, किसी मरे हुए आदमी के ऊपर आप किस प्रकार से सेक्शन 138 लगाएंगे।
हाँ, अब कई स्टूडेंट्स क्लास में मुझे पूछते हैं कि सर अगर वो मर गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो क्या ये पैसा जो 5 लाख रुपए आपने बताया कि चेक काटा था ये वापस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मिल पाएगा। उसके लिए आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उससे लड़ाई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने ये सौदा किया था और उसके एवज में मुझे ये 5 लाख रुपए मिलना था। तो अब जो लीगल ईयर्स को पैसा मिलेगा, जो कानूनन उत्तराधिकारियों को पैसा मिलेगा, उसमें से आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से, परंतु वहां पर अभी सेक्शन 138 तो नहीं लगेगा, वो फिर लंबी लड़ाई हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि बाउंस ऑफ चेक होने से कब सेक्शन 138 लगता है और कब सेक्शन 138 नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया हो तो पॉल सर अकेडमी ज्वाइन करिए। बहुत ही इकोनॉमी रेट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की पढ़ाई यहाँ पर आपको मिलती है।